हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। सॉरी थोड़ा सा आज कहीं व्यस्त हो गए थे। अरे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी भाई तुम लोग के लिए। देखो द्रोणा 2.0 लेके आ रहे हैं तो भाई काम तो करना पड़ेगा ना यार। तो कुछ ऐसा चल रहा था इसीलिए, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं। एक बार जल्दी से दिल बना दो भाई। चलिए तो भाई देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कायदे से समझना, ठीक है, और गुस्सा मत दिलाना भाई, ठीक है। बहुत बेसिक बातें हैं, जो तुम्हारे कल के डाउट्स थे वो आज के सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन के अंदर वो कवर हो जाएंगे। तो लोड बिल्कुल मत लो, जो सिखा रहा हूं उस पर फोकस करो। तुम लोग क्या है ना भाई, पुराना लेके बैठे रहते हो और नया सीखते नहीं हो, तो उसकी टेंशन मत लो भाई, अपने आप ही वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज क्या करेंगे, आज हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। एक डीपीपी जो कल बाय मिस्टेक अपलोड हो गई थी वो आज की थी, आज वो फिर अपलोड हो जाएगी, उसको आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए तो पहला सवाल देखो, ड्रॉ अ वेक्टर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो कुछ नई बात आपके सामने आएगी अभी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये चीज अगर आपको समझनी है तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि पहले जो पीछे लिखा हुआ है ना, इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन सोचो। तो अगर मैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ की बात करूं तो पहले मैं नॉर्थ सोचूंगा, ठीक है। तो चलो मैंने सोच लिया कि भाई ये नॉर्थ है अपना, ठीक है, ये नॉर्थ है। अब ये नॉर्थ है और हमें नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि जो मेरा वेक्टर बनेगा वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बनेगा। क्योंकि देखो 30 डिग्री अगर मैं बात करूं, 30 डिग्री तो वो नॉर्थ से दोनों तरफ हो सकती है, इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। ये भी 30 डिग्री हो सकता था और ये भी 30 डिग्री हो सकता था, ठीक है। तो लेकिन अब इसमें कौन सा है, नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो भाई साहब ये डायरेक्शन है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ जानी चाहिए। तो एक बार जल्दी से, ये वाला तो मैंने बना ही दिया है, ये वाला आप लोग एक बार ट्राई करो। क्या लिखा हुआ है, वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। जल्दी से इसको ट्राई करो एक बार अपने नोट्स में। नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल रहा हूं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोल रहा हूं। कितना डिग्री, 30 डिग्री। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट बोल देगा वो अलग चीज हो गई। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इसके बीच में, एग्जैक्ट बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि 45 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ एंड 45 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, इसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। बट अगर कोई जनरल एंगल जैसे दे दिया कि चलो 30 डिग्री बताओ, तो पहले आपको नॉर्थ बनाना है, फिर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है, कितना डिग्री, 30 डिग्री, और फिर आपको वेक्टर बनाना है, ठीक है। याद रखो ये चीज। चलिए अगला है, ड्रॉ अ वेक्टर मेकिंग एन एंगल 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो पहले क्या करना है, पहले साउथ बनाना है। तो लेट्स से ये हमारा हो गया साउथ, ठीक है, ये हो गया साउथ, और साउथ से 40 डिग्री वेस्ट के तरफ, वेस्ट ऑफ साउथ। तो हमारा फाइनल जो यहां पे एक्चुअल आंसर होगा वो ये होगा, दिस विल बी द वेक्टर 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अगर आपको ये ईस्ट वेस्ट नहीं पता चल रहा है तो एक बात सुन लो भाई, एक बात सुन लो, आपकी जो कॉपी है, नोटबुक है, जब हम नोटबुक को सामने से देखते हैं तो दाएं हाथ पे हमें हमेशा ईस्ट बनाना होता है, बाएं हाथ पे हमेशा वेस्ट बनाना होता है। और अब भाई इतना बताने के बाद ये मत कह देना कि सर नॉर्थ नीचे बनेगा, ये कह दोगे तो फिर वही है, उल्टा लटका के बहुत मारेंगे, ठीक है। तो यहां इतना पता लगने के बाद तो पता होना चाहिए कि अगर ये ईस्ट है और ये वेस्ट है तो ये वाला नॉर्थ होगा और ये वाला साउथ होगा, ठीक है भाई। ये आपको पता होना चाहिए। जब हम कॉपी को सामने से देखें तो ईस्ट हमें दाहिनी तरफ, वेस्ट हमें बाईं तरफ, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे की तरफ दिखना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद आप ये जो मैंने यहां करवाया इसको आप फिर से एक बार देखना क्लास के बाद, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो जो पीछे है इसको पहले बनाओ, उसके बाद वेस्ट या ईस्ट डिसाइड करो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ जो भी दिया हो बाद में डिसाइड करना, ठीक है। जैसे कि जल्दी से इसको बनाओ भाई, इसको बनाओ 25 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। किसको पहले बनाएंगे, किसको पहले बनाएंगे भाई, साउथ ऑफ ईस्ट में किसको पहले बनाएंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले बनाएंगे ईस्ट को, ठीक है। तो ईस्ट बनाया जाएगा, ये रहा आपका ईस्ट, ठीक है। और साउथ ऑफ ईस्ट कितना डिग्री, 25 डिग्री। तो ईस्ट से साउथ की ओर जाना है, साउथ की ओर जाना है 25 डिग्री, तो ये आ गया आपका वेक्टर। क्लियर है। और एक काम करता हूं, रुको, आज मैं थोड़ा सा मूड अच्छा है मेरा आज, तो एक काम करता हूं भाई, सुनो, जो लोग ज्यादा रिपीट करें ना, इनको क्या है, जैसे मैं कोई चीज बता रहा हूं, ज्यादा रिपीट करेंगे तो इनको काट दो, इनकी चैट की लाइन काट दो भाई, ठीक है। चलो, ये रिपीट वाले जो है ना भाई, जो जिनकी कैसेट रिपीट पे चल रही है, इनको आज उड़ा दिया जाएगा। तो थोड़ा सोच समझ के रिपीट लिखना। जो कोई अगर 5 या 6 बार से ज्यादा रिपीट लिख दे उसको उड़ा दो। चलिए, ड्रॉ अ वेक्टर मेकिंग एन एंगल 37 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो फिर से क्या बनाना है, पहले ईस्ट बनाना है। तो ईस्ट बना लिया भाई, ये देखो ईस्ट बन गया। ईस्ट बनने के बाद ये हो गया आपका ईस्ट। हमें जाना है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो हमें इस ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है, कितना डिग्री, 37 डिग्री। क्लियर, क्लियर, हाँ भाई। चलो, चलिए क्या बोला है देखिएगा, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मतलब रिजल्टेंट मतलब जो भी इन सारे मतलब जैसे अगर हम कुछ वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, उनका जो रिजल्ट होता है उसे रिजल्टेंट कहते हैं, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, है ना, एंड इट्स डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट ओ। अब कोई पॉइंट ओ है, उस पे ये दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन दो फोर्सेस को बना लिया जाएगा। चलिए जल्दी से बना लेते हैं भाई। मान लेते हैं ये रहा वो पॉइंट ओ, ये रहा वो पॉइंट ओ, ये दिशा है ईस्ट, ये दिशा है नॉर्थ, ठीक है। और आपको पता है ये दिशा है भाई आपका साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट। तो कुल मिला के इसको ऐसे, कई बार देखो चीजें आसान करने के लिए हम चाहें तो इसको मान सकते हैं एक्स एक्सेस माइनस एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड माइनस वाई एक्सेस, आसान करने के लिए। अभी जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। पहला फोर्स क्या है, 10 न्यूटन का, कहां है, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो चलिए 10 न्यूटन का एक फोर्स बनाया जाए साउथ ऑफ ईस्ट में, ईस्ट से साउथ की तरफ 10 न्यूटन, ठीक है। बना दिया भाई। इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, ये एंगल आपको दिया हुआ है 37 डिग्री, ठीक है, दिया हुआ है। पहला फोर्स बना दिया। अब दूसरा फोर्स, ठीक है, एक काम करते हैं, पहले वाले को F1 बोल देते हैं, दूसरे वाले को F2 बोल देते हैं। तो भाई ये मैंने बना दिया आपका F1 ताकि आपको दिखता रहे। उसके बाद F2 बनाना है 10 न्यूटन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा जी, तो क्या करना है भाई, दूसरे वेक्टर को बनाना है, दूसरे वेक्टर को बनाना है नॉर्थ ऑफ ईस्ट में। तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना डिग्री, इसको भी 37 डिग्री बनाना है, 37 डिग्री। चलिए, तो ये आपका यहाँ पे एंगल आ गया, ये आपका एंगल आ गया 37 डिग्री, ठीक है। चलिए, ये आपका बन गया क्या, F2। इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, 10 है। चलिए, अब ये डायग्राम हासिल करने के बाद, ये तो आपने क्या करा, जो वर्ड्स में लिखा है उसको डायग्राम में पिरो दिया। अब डायग्राम में पिरोने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक कि आपको पैराबोला दिख जाए, सॉरी पैराबोला बोल रहा हूं, अरे भाई क्या बोल रहा हूं, पैरेललोग्राम दिख जाए, आपको पैरेललोग्राम दिख जाए और आप यूजिंग द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आप यूज करोगे, वो अगर आप यहां देख पा रहे हो तो वो यूज कर लो। उसमें एक समस्या आती है, समस्या क्या है वो बताऊंगा मैं अभी आपको अभी, लेकिन ये सामने देखो, यहां पे लग रहा है
लग रहा है कि यार ये तो भैया एकदम सिमेट्रिक वाला काम हो गया कि एक फोर्स इधर एक फोर्स उधर, जितना इसका मैग्नीट्यूड उतना इसका मैग्नीट्यूड, जितना इसका एंगल उतना इसका एंगल। तो भैया गट फीलिंग ऐसा कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी गट फीलिंग ऐसा कह रही है कि रिजल्टेंट ईस्ट के डायरेक्शन में होना चाहिए, रिजल्टेंट ईस्ट के डायरेक्शन में होना चाहिए, सब कुछ एकदम सिमेट्रिक है तो नेट फोर्स ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अब ये हमें कैसे पता चलेगा या हम श्योर कैसे हैं? ठीक है, तो चलो अभी हम श्योर नहीं है, है ना, तो अभी हम एक काम करते हैं, काम क्या करना है, हम एक फोर्स बनाते हैं 10 न्यूटन का, ठीक है, और हम दूसरा फोर्स बनाते हैं फिर से 10 न्यूटन का, हम दूसरा फोर्स बनाते हैं कितने का, 10 न्यूटन का, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना चाह रहा हूं तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स भी चाहिए। तो 37 + 37 इज हाउ मच, इज 74 डिग्री, ठीक है, 74 डिग्री। अब आपको लगेगा चलो भाई अब वेक्टर मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लिया जाए और ये रिजल्टेंट आर पता लगा लिया जाए। तो आप ये आर पता लगाने चले गए और आपको मालूम पड़ा √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × कॉस ऑफ 74 डिग्री। अब इसमें क्या मेहनत भी बढ़ जाएगी, आपको कॉस 74 भी पता लगाना पड़ेगा और पूरा सॉल्व करके फिर आपको आर मिलेगा, और अभी आपको आर की डायरेक्शन नहीं पता है। फिर आप क्या करोगे, फिर आपने अभी मैग्नीट्यूड पता लगाया, फिर आप यहां से एक एंगल अल्फा मानोगे और फिर आप लिखोगे tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 10 sin 74 डिग्री डिवाइड बाय 10, ये वाला 10 प्लस 10 cos 74 डिग्री। इतना करने के बाद आपको अल्फा मिलेगा, तब जाके आपको डायरेक्शन मिलेगी। तो ऐसे आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, ऐसे आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा और ऐसे आपको यहाँ पे डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। इतना करने के बाद अब ये वाला मेथड मैं बोलूंगा आपको अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए सर? बेटा ये मेथड तू तब करना जब तुझे विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी हो जाए तेरी, तब तू ये मेथड करना, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आएगी। अभी तो ये एकदम सिमेट्रिक है, तो सिमेट्री से भी कोई बच्चा कह सकता है कि सर डायरेक्शन तो मुझे मालूम है ये वाली रहेगी, तो डायरेक्शन के लिए मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सीधे मैग्नीट्यूड सॉल्व करूंगा और आंसर आ जाएगा। हाँ, ये तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, लेकिन कल को मैंने यहाँ एंगल 37 करा और यहाँ एंगल 45 कर दिया, 37 यहाँ करा 45 यहाँ करा, तो सिमेट्री बिगड़ जाएगी और रिजल्टेंट ईस्ट की तरफ नहीं जाएगा, कहीं और जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे अभी कहाँ जाएगा। तो ऐसे में ये दोनों ही चीजें करनी पड़ेंगी। तो इसको मैं बोल दे रहा हूं आपका मेथड नंबर 1 विच वी डोंट वांट टू यूज। दिस इज योर मेथड नंबर 1 विच वी डोंट वांट टू यूज। ठीक है, डोंट यूज मेथड नंबर 1 इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑल द टाइम। ठीक है, क्लियर है? ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, काफी मेहनत लगेगी और क्लास का टाइम भी वेस्ट होगा। आप करके देखना, आपको मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, उससे जो आंसर आएगा उसको जब आप घर पे इसको सॉल्व कर लोगे, आपका देखना आंसर पूरा पूरा मैच करेगा, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम। cos 74 निकालूंगा, sin 74 निकालूंगा और काफी मेहनत करके आंसर आएगा। तो उतना जरूरत है नहीं, उतना बड़ा ये सवाल है नहीं, बहुत टुच्चा सा सवाल है ये। आगे देखो करना क्या है। ठीक है, तो जब भी ऐसे सवाल आए आपको क्या करना है, लेट्स कम टू मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, ठीक है, मेथड नंबर 2 क्या करना है, रिजॉल्व वेक्टर इन देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, रिजॉल्व वेक्टर इन देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब वेक्टर को इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ लो। ठीक है, अब ईस्ट वाले डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लो, तो इधर आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा आई कैप, इधर आपका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इधर आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा जे कैप। ठीक है, और अपोजिट में माइनस आई कैप, नीचे वाले में माइनस जे कैप। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं, मैं F1 को लिखता हूं। ध्यान से देखो, मैं यहां पे लिखूंगा F1 वेक्टर। F1 वेक्टर को लिखूंगा तो F1 का एक कॉम्पोनेंट आएगा। ध्यान से देखो भाई, F1 का एक कॉम्पोनेंट आएगा, ऐसे ड्रॉप करूंगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे ड्रॉप करूंगा परपेंडिकुलर और ऐसे भी ड्रॉप करूंगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो F1 के दो कंपोनेंट आएंगे, दोनों कंपोनेंट को मैं यहां बना दे रहा हूं। एक कंपोनेंट F1 का ये रहा, एक कंपोनेंट F1 का ये रहा। ठीक है, तो ये वाला जो ऊपर वाला है दैट इज F1
x कॉम्पोनेंट, दिस इज F1 y कॉम्पोनेंट। ठीक है, अब ये मत बोलना सर माइनस वाई क्यों नहीं लिया, बेटा वो डायरेक्शन में आ जाएगा, ये नीचे वाली डायरेक्शन माइनस जे कैप से दिखाई जाएगी, वो माइनस जे कैप आ जाएगा, ये y कॉम्पोनेंट ही बोलेंगे पूरा इसको। ठीक है, आसान रहेगा, ज्यादा तोड़ फोड़ नहीं करनी अपनी को। ये F1x, ये F1y। ठीक है, तो यहां पे F1 को लिख सकता हूं मैं क्या, F1x i कैप, F1x i कैप प्लस F1y माइनस जे कैप, नीचे की तरफ है तो माइनस जे कैप। ठीक है, चलिए अब इनकी वैल्यूज निकाल ली जाए। क्या निकाल ली जाए, ये 10 है मैग्नीट्यूड, ये 37 है, तो F1x विल बी व्हाट, इसको मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूं, F1x विल बी व्हाट, F1x विल बी 10 cos ऑफ 37 डिग्री आई कैप। ठीक है, प्लस F1y क्या होगा, F1y क्या होगा, F1 sin 37, तो ये हो जाएगा 10 sin 37 डिग्री माइनस जे कैप। ठीक है, ये आ गया आपका F1 वेक्टर आ गया भाई। अगले पेज पे लिख लेता हूं इसको मैं, तो फाइनली मेरा F1 वेक्टर क्या आ गया भाई, F1 वेक्टर आ गया मेरा 10 cos 37 डिग्री आई कैप प्लस 10 sin 37 डिग्री जे कैप। ठीक है भाई, अब देखो F2 क्या आ गया, F2 वेक्टर आ गया, अब F2 को भी कर लेते हैं ऐसे ही, तो F2 का भी एक यहां से परपेंडिकुलर गिरा देंगे। ठीक है, और F2 का यहां से भी परपेंडिकुलर गिरा देंगे, तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा F2 का F2y, और ये वाला हो जाएगा इधर इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा F2x। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा यहां पे, इट विल बी F2x i कैप प्लस F2y j कैप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये F2x विल बी 10 cos 37 डिग्री। सर यहां पे भी सेम, हाँ बेटा क्योंकि यहां पे एंगल 37 है ना, तो 10 का cos 37 आएगा इधर, तो आई कैप। ठीक है, प्लस 10 sin 37 डिग्री जे कैप। ठीक है भाई, अच्छा जी, तो ये आ गया। अच्छा इसको भी पूरा कर ही देता हूं मैं, थोड़ा इसको भी नीचे खिसका के ऊपर वाले की वैल्यू लिख देता हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 cos 37 इज व्हाट, cos 37 इज 4/5, तो ये हो जाएगा 8 आई कैप प्लस ये हो जाएगा क्या 6 जे कैप। ठीक है, माइनस जे कैप, यहां पे मैं माइनस साइन भूल गया भाई, एक सेकंड में माइनस साइन लगा दूं इसको, ये हो गया माइनस जे कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6 जे कैप। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा कितना 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये आ गया आपका F2 वेक्टर। जब एक बार आपका F1 वेक्टर और F2 वेक्टर अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आ जाएंगे तो उनको जोड़ना बहुत सिंपल रहेगा और डायरेक्शन भी आराम से दिख जाएगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, और आप सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, ये और ये कट जाएंगे, 8 आई कैप जुड़ेगा, ये हो जाएगा 16 आई कैप। तो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया 16 आई कैप, यानी कि रिजल्टेंट इज 16 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, 16 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? देखो कितने प्रेम से हमें वेक्टर भी मिल गया, हमें वेक्टर, दोनों वेक्टर आराम से मिल गए और हमने आराम से ऐड करके डायरेक्शन भी मिल गया एक ही बार में, बिल्कुल लोड नहीं आया, मैग्नीट्यूड भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गया, सारा खेल आसानी से समाप्त हो गया। और वो तो यहाँ इतनी प्यारी सिमेट्री थी, इसलिए आप चाहते तो ये कर सकते थे। अब मैं कल को आपको एक सवाल दे दूं, जैसे कि शायद इसी में, हाँ ये सवाल को ही उठा लेते हैं एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन को ही उठा लेते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाने से पहले एक बार जल्दी से बता दो, ये वाला क्लियर हो गया क्या? ये वाला क्लियर हो गया तो मैं आगे वाला क्वेश्चन ले लेता हूं, जल्दी बताओ भाई। अरे ईस्ट क्यों? आई कैप का मतलब ही ईस्ट था, ऐसा हमने अज्यूम किया था, हमने ईस्ट वाली डायरेक्शन को आई कैप लिया था भाई। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन
फॉर द फॉलोइंग फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट ओ। अब ये सारे फोर्स हैं और अब 3 फोर्स हैं भाई, 2 भी नहीं है 3 है। अब ये फोर्स लग रहे हैं और हमको इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो चलिए फटाफट से पहले डायरेक्शन बना लेता हूं भाई, ठीक है, फटाफट से पहले डायरेक्शन बना लेता हूं। तो ये और ये देखो भाई, ठीक है, ये बना लिया अपन ने। तो भाई साहब ये वाला जो हो गया, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया आपका साउथ, ठीक है। अब पहला फोर्स F1 F2 F3 बोल दे रहा हूं, ठीक है, F1 F2 F3। पहला फोर्स 10 न्यूटन 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है। अरे यार ये सवाल थोड़ा सा सिंपल हो गया यार, ये दोनों एंगल सेम हो गए। अब एक काम करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा अपने एंड पे सवाल को चेंज कर देता हूं, आप भी अपने एंड पे सवाल को थोड़ा चेंज कर लो। इस वाले को काट के 45 डिग्री कर दो, इस वाले को काट के 45 डिग्री कर दो, तब आएगा आनंद, तब आएगा मजा, अभी आएगा मजा, देखो, ठीक है। इसको काट के कर दिया 45 डिग्री। अब फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। पहले के 2 फोर्स तो पहले जैसे ही थे, तो उसको फटाफट बना लेता हूं मैं। तो पहला फोर्स जो है F1, सो आई एम जस्ट ड्रॉइंग क्विकली, आप फॉलो करो भाई मेरे को। ये देखो पहला फोर्स ये रहा F1, ये कितने एंगल पे 37, अभी बनाऊंगा। ये दूसरा फोर्स है F2, कितने एंगल पे 45 डिग्री, अभी बनाऊंगा, ठीक है। और तीसरा वेस्ट की तरफ 16 न्यूटन, वेस्ट की तरफ 16 न्यूटन, ये रहा तीसरा फोर्स, ठीक है भाई। चलिए वेस्ट की तरफ 16 न्यूटन। अब लिख देता हूं, ये आपका 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, ये आपका बेसिकली F2 है, ये बेसिकली आपका F1 है और ये भी 10 न्यूटन का है। ये एंगल 37 डिग्री है, ठीक है ना। साउथ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट वाला 45 डिग्री कर दिया मैंने, ये आपका 45 डिग्री है और ये आपका वेस्ट की तरफ है 16 न्यूटन, ये न्यूटन में है सारे, ठीक है। चलिए ये आपका डायग्राम है, ये आपका डायग्राम है। अब अगर तुमने हिम्मत दिखाई और कहा कि चलो सर आप 3 फोर्स दे रहे हो, आप 4 दे दो, मैं तो ठान के बैठा हूं मैं पैरेललोग्राम लॉ ही लगाऊंगा, तो लगा बेटा तू पैरेललोग्राम लॉ। इन दोनों को जोड़ेगा कितना आएगा बता, इन दोनों को जोड़ेगा तो आ जाएगा 82 डिग्री। अब cos 82 कहां से लेके आएगा भाई, फिर ब्रेक करेगा 45 में 37 में, बहुत सारी मेहनत करेगा। उसके साथ एक प्रॉब्लम और है, वो प्रॉब्लम एक काम कर, तू नोट डाल ले, एक काम कर, एक नोट डाल ले। वो प्रॉब्लम देखो मैं अभी बताता हूं, एक नोट डाल, ये काम की बात है। नोट डाल, एक बहुत शानदार सा एक नोट डाल, फिर सवाल पे वापस लेके चलता हूं। देख, कभी भी अगर मान ले, कभी भी अगर 2 वेक्टर हैं, लेट्स से ये A वेक्टर है, ठीक है, और ये B वेक्टर है। ध्यान से देखना, बातों को समझने की कोशिश करना, ये ध्यान से देखना और बातों को समझने की कोशिश करना। ये A वेक्टर है और वो B वेक्टर है। पूरा पैरेललोग्राम रेडी कर दे रहा हूं भाई तेरे लिए, पूरा पैरेललोग्राम रेडी कर दे रहा हूं। नोट्स में बहुत शानदार बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये मान ले तेरा है A वेक्टर, ठीक है, ये मान ले तेरा है B वेक्टर। नोट में लिख इस बात को और बहुत अच्छे से याद रखियो इस बात को, ठीक है। ये भाई तेरा रिजल्टेंट आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया। और लेट्स से इस वाले एंगल को हमने अल्फा बोल दिया, इस वाले एंगल को हमने बीटा बोल दिया, ठीक है। अब सोच के देख, इसको ना फोर्स की तरह इमेजिन करके देख। अगर किसी पॉइंट पे ए और बी नामक 2 फोर्स लग रहे हैं और दोनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, बट अगर दोनों इक्वल लग रहे हैं तो रिजल्टेंट उनके बीचों बीच जाएगा, ठीक है। यानी कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, है ना। यानी कि दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ रही है। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा ना भाई, ये एकदम बीचों बीच से जाएगा, अल्फा बीटा बराबर हो जाएंगे। अगर ए और बी बराबर होंगे तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएंगे। सर क्यों हो जाएंगे बराबर, थोड़ा और फील दीजिए ना। देख ले, tan अल्फा क्या लिखेगा तू, tan अल्फा लिखेगा बी साइन थीटा, थीटा मान ले इनके बीच का एंगल है, ठीक है। तो क्या लिखेगा, बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अब
टैन बीटा क्या लिखेगा, टैन बीटा क्या लिखेगा, ए साइन थीटा डिवाइड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। अब मान ले ए और बी इक्वल हो गए, मान ले ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, तो क्या है यहां पे ए लिखो या बी लिखो बात सेम ही है, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ए साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस ए कॉस थीटा, यानी कि ये दोनों चीज बराबर हो गई, यानी कि दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा। क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब इस नोट में एक बात और लिखनी है, इस नोट में एक पॉइंट और ऐड करना है। एक पॉइंट तो तूने ये लिख लिया, एक पॉइंट तो तूने ये लिख लिया, एक पॉइंट और ऐड कर, ठीक है। रिजल्टेंट विल बी मोर इंक्लाइंड, या ऐसे लिखना चाहिए, विल बी क्लोजर टू the vector with greater magnitude, यानी कि अब इसको, ये तो एकदम फील करने वाली बात है, फील करवा देता हूं। देखो देख, अगर मान ले एक वेक्टर ये है, ये मान ले बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, ठीक है, और एक वेक्टर है, मतलब बड़ा इसलिए बना रहा हूं ताकि फील ज्यादा है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है मान ले वो छोटू है, ऐसा, ठीक है, छोटू है ऐसा। अब देख तुझे खुद ही फील आ जाएगी अगर तू पैरेललोग्राम लॉ को यहां पे सेट करेगा। ये देख पैरेललोग्राम लॉ ऐसा कुछ सेट होगा तेरा, देख, ठीक है, ऐसे पैरेललोग्राम लॉ सेट हो जाएगा तेरा, देख ले एक बार, ठीक है। अब देख रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा भाई, वो तेरा यहां से, रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो यहां से ऐसा बनेगा। तो तेरे को क्लियरली दिखना चाहिए कि अब रिजल्टेंट किसके करीब है, रिजल्टेंट किसके करीब है, तो रिजल्टेंट इज क्लोजर टू, ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो अल्फा छोटा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बी वेक्टर है। तो आपको ये समझना है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन अल्फा विल बी स्मॉलर देन बीटा। भाई जिसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है, रिजल्टेंट उसकी ओर झुक जाएगा, ये रिजल्टेंट है। अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर तू बड़ा फोर्स लगाएगा और छोटा फोर्स लगाएगा तो रिजल्टेंट तो बड़े की तरफ जाएगा ना, बड़ा फोर्स लगाएगा और छोटा फोर्स लगाएगा तो रिजल्टेंट बड़े की ओर जाएगा ना, वही बात हो रही है, ठीक है। चलो लिखने देता हूं, पानी पी लो भाई, पहले ये लिख लो, जल्दी से ये लिख लो, फिर मैं पानी पी लेता हूं, तब तक तुम लिख लो फटाक से। चलिए जब तक तुम लिख रहे हो फटाफट से, भाई देखो कुछ बातें आपकी मेरे तक आती रहती हैं आजकल यार, इतने मैसेज आने लग गए हैं कि मैं रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं दे पा रहा हूँ, है ना। तो उसको माइंड मत किया करो, तुम लोग के जो मेन चीज़ें हैं जहाँ पे जेन्युइन होता है वहाँ पे मैं रिप्लाई कर भी देता हूँ, ठीक है। अब यार समझ रहे हो, वो वाली बात मत करो कि मतलब मैं तुम्हें गोद में बैठा के सेरेलैक्स खिलाऊं, तो वो वाली हरकत मत किया करो, ठीक है ना, कि मतलब भैया आज ना हमारे दाएं हाथ में दर्द हो रहा, क्या करें। अरे यार ये भी हम ही बताएं अब क्या करें, मतलब ठीक है। तो खुद कुछ सोचा करो, खुद लगे रहो भाई, मेहनत करते रहो, जहाँ पे जेन्युइनली हमारी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे भाई हमसे आप हेल्प मांगो, वहाँ हम कर पाएंगे, ठीक है। अब ये सब चीज़ों के लिए मत किया करो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि बहुत अच्छा कई बच्चे कर रहे हैं, बहुत जेन्युइन डाउट्स भी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, आप लोग बिल्कुल मेहनत ऐसे ही करते रहिए। देखो रैंक वो लेके आएगा जो आज की जो स्ट्रगल है ना उसमें हार नहीं मान रहा है, वो खुद सोल्यूशन निकाल रहा है, वही एंड में आईआईटी जाएगा। जो भाई ढूंढ रहा है कोई मेरा आके हाथ पकड़ ले, वो कहीं नहीं जाएगा भाई। तो मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आते हैं, भैया समझ में नहीं आया था, हमने 3 बार पढ़ लिया अब आ गया। अरे तो किसने कहा था उनको 3 बार पढ़ने के लिए, खुद किया ना उन्होंने। तो जो खुद मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। चलो ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, अब ये भी नोट कर लो फटाक से। अरे ये कौन है, ईशान कुमार क्या नाम है इसका, इसको ब्लॉक कर दो।
सुनो, थोड़ा चैट पे ध्यान दो और जो भी उल्टा सीधा कुछ लिख रहा है उसको ब्लॉक कर दो, अभी दिखेगा तुमको, ठीक है। चलिए तो वापस आते हैं। अच्छा देखो, इसीलिए ये वाली जो बात मैंने बताई है, अब आपको ये फील हो रहा होगा कि यार जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो भाई रिजल्टेंट दोनों से इक्वली इंक्लाइन होगा, मतलब इधर से भी 37 है, इधर से भी 37 है, तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको अब थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। अब देखो ये वाली बात आते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं, ठीक है। अब क्लियरली तुम्हें यहाँ दिख रहा है कि यार ये 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, ठीक है। यानी कि रिजल्टेंट क्या होगा, बीचों बीच जाएगा। बीचों बीच कितना होगा, इनके बीच का टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल इनके बीच का है 82 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री। यानी कि रिजल्टेंट वहां जाएगा जो यहां से कितने डिग्री पे होगा, 41 डिग्री पे रिजल्टेंट जाएगा। ये रिजल्टेंट होगा F1 प्लस F2 का, ये रिजल्टेंट होगा F1 प्लस F2 का। अब कितना गंदा एंगल बनेगा, ये एंगल आपका बनेगा 4 डिग्री का, ठीक है। सर ये 4 डिग्री कैसे बन गई, अबे यार एकदम कबूतर हो क्या, ये 41, ये 37, 41 में 37 हटाओ, बचा कितना 4, ये 4 डिग्री। अब भाई तुम्हें इस 4 डिग्री वाले से मतलब सोच के देखो, तुम्हारा एक वेक्टर यहाँ पे 16 डिग्री का तुम्हारा 16 न्यूटन का वेट कर रहा है, और तुम्हारा F1 प्लस F2 यहाँ पे तुमने कहा नहीं मैं तो पैरेललोग्राम लॉ ही लगाऊंगा, तो F1 प्लस F2 तुम्हारा जो भी आया होगा पैरेललोग्राम लगा के, वो भी आसानी से नहीं आएगा, बहुत मेहनत लगेगी। एंगल 82 निकालना पड़ेगा, cos 82 निकालना पड़ेगा। तुमने निकाल लिया, तुम यार लड़ने वाले फौलादी इंसान, तुम लोग डरते थोड़ी हो, तुमने निकाल लिया F1 प्लस F2, बट मालूम पड़ा ये एंगल 4 डिग्री आ गया, तो भाई साहब ये वाला एंगल आ गया टोटल कितना, 176 डिग्री। अब तुम कह रहे हो मैं तो फिर से पैरेललोग्राम लॉ लगाऊंगा, मुझे दो वेक्टर पता है, उसके बीच का एंगल पता है, मैं पैरेललोग्राम लगाए बिना मानूंगा ही नहीं। कैसे होगा काम है, कैसे होगा? ये तुम सवाल को, ये टुच्चे से सवाल को तुमने बना दिया बहुत बड़ा भौकाल, ए के बी, औकात के बाहर, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी इस टाइप के सवाल आ जाएं तो अच्छा सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, सबसे बेहतरीन तरीका होता है उसको रिजॉल्व कर दो, उसको रिजॉल्व कर दो, ठीक है। कैसे रिजॉल्व करेंगे गुरुजी, कैसे रिजॉल्व करेंगे दिखा रहा हूं। जब आपको ऐसे फोर्स दिए जाएं तो आप क्या करो, रिजॉल्व कर दो। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ये आपका था F1 वेक्टर 10 न्यूटन का, एंगल 37 डिग्री था, ठीक है। ये भी था 10 न्यूटन का, ये F2 था, और ये F1 वेक्टर था, और ये एंगल था आपका 45 डिग्री, ठीक है। सवाल को टफ करने के लिए अगर मैं इसको 37 बना के रखता तो रिजल्टेंट ईस्ट की तरफ आता, फिर आप वेस्ट वाले और ईस्ट वाले को आपस में मैनेज कर लेते, सबट्रैक्शन कर ले, मतलब उनको आप आराम से ऐड कर सकते थे क्योंकि एक लाइन पे थे। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहो भाई। आज कम से कम 15 यूजर्स ब्लॉक कर दिए गए। हाँ नाम ले लूंगा तो विवाद हो जाएगा, और मैं तो क्या सोच रहा हूं, नाम ले लेकर ना ये क्लिप्स इनके पेरेंट्स को व्हाट्सएप ही करवा दूं। ये काम कर दें क्या, ये वाला काम भी ठीक है। सुनो भाई, जो ये अच्छे बच्चे हैं ना, जो बहुत प्यारे बच्चे हैं, इनका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। जो ये बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर शब्द यूज करते हैं, इनका एकदम ना वो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और इनके पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो कि ये किस टाइप की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो लिख दो, ठीक है। ये ईशान कुमार कह रहा है, कौन कह रहा है मुझे भी ब्लॉक करो, आदित्य सिंह, इसको भी ब्लॉक करो, आदित्य सिंह को तुरंत ब्लॉक करो पहले तो, और इसका क्या करो, वो कर लो, विशाल को ब्लॉक कर दो, और इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो ये सुंदर शब्द यूज करते हैं ये इनके पेरेंट्स को भेज दो, ठीक है। हाँ अभी शाम को बैठ के इनको सबको व्हाट्सएप कराओ। क्या कि इनके पेरेंट्स को पता चलना चाहिए कि भाई क्या है, ये कैसी बातें कर रहे हैं यहां पे आके। तो भाई साहब मैं ये बात कह रहा था कि ये F1 है, ये F2 है। हाँ अरे यार पूरा फ्लो टूट गया। क्या कह रहा था भाई मैं, हाँ मैं ये कह रहा था अगर इसको 37 बना के रखते तो कितना सुंदर दृश्य होता। ये 10 और ये 37, ये 37
तो अभी थोड़ी देर पहले ही पिछले सवाल में हमने रिजल्टेंट निकाला था, कितना आया था 16 न्यूटन, और इधर पीछे वेस्ट की तरफ भी कितना दिया हुआ है 16 न्यूटन। तो 16 और ये 16 दाईं तरफ, ये 16 बाईं तरफ, तो इनका एडिशन क्या हो जाता 0 हो जाता, तो रिजल्टेंट क्या आ जाता 0। वो तो बहुत हल्का सवाल था, उस सवाल को मैंने क्या करा, वो मैंने अपनी समझ से मॉडिफाई कर दिया और मैंने 37 को 45 बनवा दिया। अब ये पेचीदा सवाल बन गया भाई, अब ये पेचीदा सवाल हो गया। तो भाई मैं वही बता रहा हूं, ऐसे सवालों को कैसे करना है। अब ध्यान से देख लो, कंपोनेंट लेना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या करना है भाई, सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाओ सबके, और वो उससे क्या खेल आसान हो जाता है। तो मैं पहले F1 का बना रहा हूं, F1 का मैंने पहले ही बना दिया था पिछले वाले क्वेश्चन में। F1 cos 37 यानी कि 10 cos 37 यानी कि 8 i कैप, और नीचे की तरफ आ जाएगा 10 sin 37 यानी कि 6 माइनस j कैप, तो माइनस 6 j कैप। ठीक है, अब F2 थोड़ा नया है तो मैं पूरा करके दिखाऊंगा। 10 का कंपोनेंट इधर लिया तो 10 cos 45 आएगा इधर, ये आएगा 10 cos 45। 10 cos 45 कितना होता है पता है, 10 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 5√2। थोड़ा सा अब आपको भी अपने कैलकुलेशन को इंप्रोवाइज करना पड़ेगा। कल को मैं 10 cos 45 को लिख दूं 5√2 तो आपको डरना नहीं है कि कहां से आ गया, भाई करके देख लेना है कि सर ने बोला 10 cos 45 अगर 5√2 तो चेक कर लो कैसे आ रहा है। ठीक है, तो cos 45 1/√2 होता है, तो 10 इंटू 1/√2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5√2। ठीक है, तो हर बार मैं ये करके नहीं दिखाऊंगा। तो ये आ गया भाई साहब 5√2 i कैप। ठीक है, प्लस ऊपर की तरफ कितना कंपोनेंट आएगा 10 sin 45, तो 10 sin 45 भी कितना हो जाएगा 10 sin 45 भी 5√2 हो जाएगा, तो प्लस 5√2 j कैप। ठीक है भाई साहब, क्लियर है क्या, क्लियर है ये। तो भाई मेरा F1 भी आ गया, मेरा F2 भी आ गया, और ये देखो ये F3 तो कितना सिंपल है, F3 इज इक्वल टू -16 i कैप। सर आपको कैसे पता माइनस आएगा, बेटा इसको अगर मैंने i कैप बोला है तो ये वाला तो माइनस i कैप ही होगा ना। अब लो ऐड करना है, ऐड कर दो यार, जो करना है वो कर दो इसके साथ। सर ऐड कर दीजिए प्लीज ऐड कर दीजिए। ले भाई ले, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 8 और ये -16 कितना हो जाएगा -8 और ये प्लस 5√2 i कैप -6 तो ये हो जाएगा -6 या -6 माइनस 5√2 j कैप। ये आ गया भाई, ये आ गया आपका रिजल्ट, ये आ गया आपका रिजल्ट। सर ये तो बहुत खतरनाक आया है। हाँ तो मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाया तो खतरनाक आएगा ही सही। मैं फिर से यहां लिख दे रहा हूं F1 प्लस F2 प्लस F3 कितना आ गया -8 प्लस 5√2 i कैप। ठीक है, प्लस अब देखो कहोगे सर यहां माइनस लिखा था, मेरे को लग रहा है कुछ बच्चे माइनस समझ नहीं पाएंगे, कॉमन कैसे आ गया, तुम लोगों की बुद्धि बहुत छोटी है। तो मैं वापस से ऐड कर रहा हूं इस वाले को और इस वाले को, तो प्लस 5√2 और -6, तो क्या लिखूंगा प्लस 5√2 -6 j कैप। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा, तो -8 प्लस 5√2 i कैप, माइनस कॉमन ले लूंगा तो -6 माइनस 5√2 j कैप। ये दो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो बात एक ही है, चाहे जैसे भी लिखो बात एक ही है। अब सर अब हमें क्या करना है, सर उसने तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा था तो निकालो ना मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने में डर क्यों रहे हो भाई, निकालो। अब तुम्हें आई और जे कैप के फॉर्मेट में पता है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर -8 प्लस 5√2 का होल स्क्वायर प्लस ये इसका स्क्वायर मतलब 6 या इसको ले लेते हैं 5√2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्टेंट आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्टेंट आएगा। और गुरुजी डायरेक्शन कैसे मिलेगी, डायरेक्शन बेटा बताया था कभी भी अगर कोई वेक्टर ए है यानी कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो क्या बताया था कि देख ये वेक्टर कैसा दिखता है, ये वेक्टर ऐसा दिखता है, ए आई कैप
प्लस बी जे कैप। तो बताया था डायरेक्शन क्या निकालेंगे, एंगल से निकालेंगे थीटा, और tan थीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b डिवाइड बाय a, ठीक है, बताया हुआ था। तो अगर तेरे को डायरेक्शन चाहिए, इसकी तेरे को डायरेक्शन चाहिए तो tan थीटा, थीटा डायरेक्शन बताएगा, उसमें क्या करेंगे, y कॉम्पोनेंट डिवाइड बाय x कॉम्पोनेंट कर देंगे। तो दिस विल बी 5√2 - 6 डिवाइड बाय -8 प्लस 5√2, ये आ गया डायरेक्शन। और ये एंगल किससे आएगा, दिस एंगल विल बी विद x एक्सिस। क्लियर है, इज इट क्लियर? ठीक है, ये नोट पॉइंट था यहां पे, ये साइड में ये नोट पॉइंट था ये पूरा, कि अगर कभी तुम्हें वेक्टर पता हो और एंगल डायरेक्शन निकालना हो तो tan थीटा इज इक्वल टू y कॉम्पोनेंट अपॉन x कॉम्पोनेंट। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। क्या यहां तक मामला क्लियर है? क्या यहां तक मामला क्लियर है भाई? तो इसीलिए कभी भी ऐसे बहुत सारे फोर्स आ जाएं तो भाई पैरेललोग्राम ट्रायंगल लॉ मत लगाना, उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करना और फिर प्रेम भाव से ऐड कर देना। ऐड करते ही सारा मामला एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने मन से क्वेश्चन बनाया है, इसीलिए ये वैल्यू थोड़ी अतरंगी आ गई है। डरना नहीं है भाई, वैल्यू ही तो है। अगर यहां 5√2 की जगह 5 आ जाता तो सिंपल हो जाता, क्या दिक्कत है? चलिए देख भाई, सवाल देख, जल्दी से आंसर मिलना चाहिए मुझको। इसका आंसर दे भाई जल्दी से। और आज क्लास भाई 15 मिनट लेट छोड़ूंगा, बता दे रहा हूं, 15 मिनट लेट छोड़ूंगा क्लास आज। क्या आएगा इसका आंसर? ये कह रहा है टू वेक्टर्स A एंड B लाई ऑन वन प्लेन। ठीक है, देख एक बात आज समझ जा, एक पॉइंट से अनगिनत लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो सकती है, ठीक इसी प्रकार से एक लाइन से अनगिनत प्लेन पास हो सकते हैं, एक लाइन से अनगिनत प्लेन पास हो सकते हैं भाई। एक लाइन से, देखो एक लाइन से अनगिनत प्लेन देखने, कॉपी का जहां पे वो होता है, जहां पे स्टेपलर लगाते हैं, जहां पे वो बुक बाइंड होती है, उसको एक लाइन मान और देख उस लाइन से पास होने वाले हजारों पेज। तो एक लाइन से हजारों प्लेन पास हो सकते हैं, याद रखना। और एक बात और याद रखना, अगर कभी तेरे को कोई बोले कि 2 लाइन दी हुई है, तो 2 लाइन से देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट 1 प्लेन, हमेशा एक प्लेन एग्जिस्ट करेगा जो उन 2 लाइन से पास हो रहा होगा। गिवन कंडीशन क्या है? दे मस्ट नॉट बी स्क्यू, वो लाइन स्क्यू नहीं होनी चाहिए। ये स्क्यू वाला वर्ड तेरे को क्वेश्चन में दिया रहेगा कहीं ना कहीं, मतलब नहीं दिया है तो हम मान के चल रहे हैं कि हमेशा 2 लाइन से एक प्लेन पास हो सकता है। ठीक है, हाँ। अब स्क्यू लाइन कौन सी होती है वो हम समय के साथ बाद में सीखेंगे। एक्चुअली इस टाइप की लाइन कि एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, कोई ऐसा प्लेन हो ही नहीं सकता जो इन दोनों को एक साथ इन दोनों को अपने अंदर समा ले, ऐसा नहीं हो सकता। बट क्या याद रखना है? एक पॉइंट इनफाइनाइट लाइन, 2 पॉइंट एक लाइन। ठीक है, ध्यान रखना इन बातों को। एक लाइन इनफाइनाइट प्लेन, ठीक है, 2 लाइन 1 प्लेन, हमेशा एक प्लेन पास करेगा। ठीक है, चलो स्क्यू मीन ऐसे होता है, ऐसे एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, कोई ऐसा प्लेन आ ही नहीं सकता जो दोनों को एक साथ समा ले।
ठीक है। तो ए और बी एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ए और बी एक प्लेन में लाई कर रहे हैं भाई, ठीक है। कोई दो रैंडम वेक्टर हैं, अपना मौज काट रहे हैं, किसी ना किसी एक प्लेन में बैठे हुए हैं। ए और बी दो वेक्टर हैं, एक प्लेन में बैठे हुए हैं। वेक्टर सी लाइज इन डिफरेंट प्लेन। ये जो वेक्टर सी था, ये भाई साहब किसी और प्लेन में मौज काट रहा है, किसी और प्लेन में मौज काट रहा है। और क्या दिया हुआ है, क्या ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, क्या बोल रहा है, मे बी जीरो, मस्ट बी जीरो, मस्ट नॉट बी जीरो, ऑल ऑफ द अबव आर पॉसिबल। क्या होना चाहिए आंसर, क्या होना चाहिए आंसर, सी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सी, सी इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर कोई तीन वेक्टर का सम अगर जीरो हो गया, इफ जीरो, देन दे फॉर्म क्लोज्ड पॉलीगॉन, या फिर बोल दो क्लोज्ड ट्राइंगल। भाई अगर तीन को जोड़ के सम जीरो आ रहा है, यानी कि ये बात तय है, कि एक, दो और तीन क्लोज पॉलीगॉन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्लोज पॉलीगॉन बनाएंगे। और जैसे ही क्लोज पॉलीगॉन ट्राइंगल बन जाएगा तो ट्राइंगल मस्ट ऑलवेज लाई इन वन प्लेन। ऐसा कोई ट्राइंगल पैदा ही नहीं हुआ जो एक प्लेन में ना हो। तो ट्राइंगल एक सरफेस है, तो उससे हमेशा एक प्लेन तो पास करेगा ही। मतलब अगर इनका सम जीरो आ गया, दैट मीन्स वो क्लोज ट्राइंगल बना देंगे। यानी कि जो बात लिखी हुई है कि सी लाई इन डिफरेंट प्लेन, वो गलत हो जाएगी। इसका मतलब है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो लिखा है मस्ट नॉट बी जीरो, ये आंसर करेक्ट है। क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? चलिए चलिए 5 कोप्लेनर फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10, सबके सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इंक्लाइंड इक्वली विद ईच अदर, देयर रिजल्टेंट विल बी। अगर 5 फोर्स इक्वली इंक्लाइंड है और उनके इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये होता है कि जैसे एक फोर्स बनाया, फिर अगला बना दिया, फिर अगला बना दिया, फिर अगला बना दिया और फिर अगला बना दिया, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब ये कितने फोर्स हैं, 5, तो ये सब इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। ये एफ है, ये एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है और ये भी एफ है। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? तो एक बात याद रखो, पहले तो जैसे मान लो यहां पे कितने फोर्स हैं, 5, ठीक है। एक प्लेन में, कोप्लेनर लिखा हुआ है, एक प्लेन में 5 फोर्स हैं, सबका मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैग्नीट्यूड चलो कुछ भी हो लेकिन सेम होना चाहिए, ठीक है। सबके मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। ये टोटल कितने एंगल हैं यहाँ पे 1 फोर्स, 2 फोर्स, 3 फोर्स, 4 फोर्स, 5 फोर्स। एंगल कितने हैं, 5 थीटा। तो 5 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा भाई, 72 डिग्री आएगा। अब देखो ये, अब एक इसको फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं, पूरे डायग्राम को मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं। ये एक फोर्स है, ये वाला कितना बना रहा है, एंगल थीटा। मतलब इसको मैं ऐसे अरेंज कर दूं, इसको मैं ऐसे अरेंज कर दूं, ये एंगल आ गया आपका 72 डिग्री, 72 डिग्री आ गया। उसके बाद अब देखो ये वाला 72 मतलब ये वाला बना दिया, इसको नाम दे देता हूं, सब सेम मैग्नीट्यूड के हैं, बट इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, इसको 5 बोल दिया, ठीक है। देखो ये हो गया 2 वाला, ये हो गया 1 वाला, ठीक है। अलग पेन से बनाता हूं, ये हो गया 2 वाला, ये हो गया 1 वाला, ठीक है भाई। अब देखो उसके बाद मैंने उठाया थर्ड फोर्स उठाया, वो इस स्ट्रेट लाइन में ना जाके इससे कितना इंक्लाइंड है, 72 डिग्री, 72 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम और अच्छा बनाना पड़ेगा, 72 डिग्री भाई, ठीक है। थोड़ा अपन कोशिश करेंगे कि अच्छा बन जाए डायग्राम। ये है आपका 72 डिग्री,
मैं थोड़ा मिटा के फिर से बना रहा हूं, देखो एक बार। ये आएगा पहला फोर्स 72 डिग्री, थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसलिए वो फिर से बनाया। उसके बाद ये बना दिया 72 डिग्री। उसके बाद इधर से ये सीधे ना जाके अब फोर्थ वाला थर्ड वाले से कितना है 72 डिग्री, तो ये वाला फिर 72 डिग्री बन गया, ये वाला फिर 72 डिग्री बन गया। और ये सीधे ना जाके लास्ट वाला कैसा है 72 डिग्री पे, तो ये वाला फिर 72 डिग्री बन गया। तो जब आप इनको अरेंज करोगे तो वो पांचों फोर्स क्या बन जाएंगे, एक रेगुलर पॉलीगॉन बना देंगे। और ऐसा हमेशा होगा, और वो पॉलीगॉन हमेशा क्लोज हो जाएगा, इसलिए नेट रिजल्टेंट कितना आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने कॉपी में एक नोट डालना है। नोट क्या डालना है, नोट इफ वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वली इंक्लाइंड। अब इक्वली इंक्लाइंड का ये मत समझना कि F1 वाला F3 मतलब ये F1 वाला F3 से जितना इंक्लाइंड है उतना ही F2 से होना चाहिए। इक्वल इंक्लाइंड मतलब इक्वली एंगल्ड लिख देता हूं, इक्वली एंगल्ड और इंक्लाइंड लिख देता हूं, इक्वली एंगल्ड और इंक्लाइंड विद ईच ऑफ द adjacent vector, then resultant will be equal to 0, ठीक है। और इस वाले नोट के नीचे एक डायग्राम ऐसे बना लेना, एक डायग्राम ऐसे बना लेना जैसे मैंने यहां बनाया हुआ है कि एक F है, फिर इससे दूसरा एंगल थीटे पे F है, फिर तीसरा बना लो थीटे पे F है, मतलब ज्यादा बना लो, थीटे पे F है, फिर एक और थीटे पे F है, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा आपने क्या लिखा है। फिर ये F है, और फिर ये एक थीटे पे F है, और फिर ये एक थीटे पे F है, और ये फिर एक थीटे पे F है। मतलब सब लोग बराबर इंक्लाइंड हैं, ठीक है, और सारे मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ भाई, क्लियर। चलिए भाई, बहुत टुच्चा सा सवाल है, क्या पूछ रहा है जल्दी देखो, क्या पूछ रहा है जल्दी देखो और आंसर करो भाई इसको, बहुत टुच्चा सवाल है। क्या आएगा इसका आंसर, जो बच्चा लिख रहा है क्लास खत्म करो, जो बच्चा कह रहा है कि जल्दी छोड़ दो इनको भी हटा दो, ठीक है, इनको भी ब्लॉक कर दो। क्या भाई, अब मैं थोड़ा सीरियस होता जा रहा हूं, ठीक है, अब वो सेरेलैक्स खिलाने वाले दिन चले गए, ठीक है, अब तुमको बढ़िया आइटम खिलाया जाएगा। चलिए, क्या पूछा गया, क्या पूछा गया, ए और बी बना के क्या पूछा गया, पहले बनाया गया ए, उसके बाद बनाया दिया गया है बी, और पूछ रहे हैं बी माइनस ए। बी माइनस ए याद रखिएगा, बी माइनस ए, दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। क्या तरीका है, जैसे कि मान लीजिए बी माइनस ए लिखा है, यानी कि हमारा जो फाइनल होगा वो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो डायरेक्शन क्या आनी चाहिए, डायरेक्शन क्या आनी चाहिए, देखो बी माइनस ए की आप ऐसे कर लो कि पहले माइनस ए बना लेते हैं। अगर ए ऐसा है तो माइनस ए कैसा होगा, ये होगा माइनस ए, ठीक है। तो अब मुझे बी और माइनस ए को जोड़ना है, ठीक है, बी और माइनस ए को जोड़ना है, तो आपका ये आएगा डायरेक्शन, ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें। और अगर आपको
ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ लो कि ये आपका बी था, ये आपका ए था, और हमेशा अगर मैं बी माइनस ए लिख रहा हूं तो फाइनल कौन सा है, बी है, इसलिए वो पहले लिखा हुआ है। तो आपको कहां से कहां जाना है, कल भी सिखाया था माइनस वाले में, ए से बी की तरफ जाना है, तब वो हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, इसके अंदर आंसर आएगा नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दीज, डी आएगा आंसर, डी आएगा। इसके अंदर कोई भी करेक्ट नहीं है, कोई भी करेक्ट नहीं है भाई। नो बॉम्बे, नो बॉम्बे, ओनली दिल्ली, नो बॉम्बे। ठीक है, सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है, रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इक्वल टू 0, मतलब एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाने के लायक इसमें से कौन सा सेट है जो क्लोज पॉलीगॉन बना सकता है। ठीक है, कौन है जो इसमें क्लोज पॉलीगॉन बना सकता है, तो देखते हैं क्या ये क्लोज पॉलीगॉन बना सकता है। तो हमें क्या चेक करना होता है, अगर कभी भी आपको ट्राइंगल बनवाना है, अगर कभी भी आपको ट्राइंगल बनवाना है, लेट्स से ए बी सी साइड का, तो याद रखो ए प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन सी, ए प्लस सी विल बी ग्रेटर देन बी, एंड ए एंड बी प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए। ठीक है ना, किसी भी दो साइड का सम तीसरे से ज्यादा होना चाहिए। इसी तरीके से जब आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना होता है, जब आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना होता है ए बी सी डी, तो कोशिश ही होती है कि किन्हीं भी तीन का सम चौथे से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, किसी भी तीन का सम चौथे से ज्यादा होना चाहिए। तो पहले वाले में 10 + 10 30 से कम है, यानी कि पहला वाला क्लोज ट्राइंगल नहीं बना सकता, तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा, दिस वन इज रिजेक्टेड। ठीक है, पहला वाला। दूसरा वाला देखो, अगर मैं देखूं, और इसमें एक तरीका पता क्या करो, सबसे जैसे मान लो यहां पे दिख रहा है कि 10 जो है, अब किस सबसे बड़े वाले को पकड़ लो, सबसे बड़े वाले को पकड़ लो 40 को, अगर तीनों मिलके 40 से बड़े हो गए, दैट मीन्स इट इज पॉसिबल। अगर तीनों मिलके भी 40 से छोटे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो फेल हो गया। मतलब यहाँ 10 + 20 + 30 = 60 विच इज ग्रेटर देन 40। ठीक है, तो ये वैलिड कंडीशन है, ये क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, पॉसिबल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तरीका क्या है, सबसे बड़े वाले को पकड़ लो और बाकियों से चेक कर लो। ठीक है ना, जैसे यहां मैंने 30 को पकड़ लिया, 10 + 10 करके चेक कर लिया, यहां मैंने 40 को पकड़ लिया, 3 को प्लस करके चेक कर लिया। यहां पे देखो, यहां पे 5 10 20, मैं इसको पकड़ लेता हूं और तीनों को ऐड करता हूं, 5 + 10 15, 15 + 20 35 विच इज लेस देन 40, यानी कि यहां पे 40 इज ग्रेटर देन 35, यानी कि तीन साइड का सम चौथे से छोटा है, दैट मीन्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमें क्या बोला था, कौन मे भी दे सकता है 0, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर विच इज पॉसिबल क्वाड्रिलेटरल, पॉसिबल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलिए चलिए, अब एक बात का और ध्यान रखेंगे, एक बात का और ध्यान रखेंगे। चलो इस क्वेश्चन के साथ ही मैं बताऊंगा। देखो, अगर कभी लिखा जाए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, इफ, ये नोट में डाल सकते हो तुम, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या इसको कई बार बुक वाले ऐसे भी लिख देते हैं, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी कि तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो आपको क्या करना है, अगर ये चीज दी हुई है तो आप ट्राइंगल लॉ से, सबसे पहले ट्राइंगल लॉ से क्या बनाओगे, ये बनाओगे एक वेक्टर a, एक वेक्टर b। अब आपको तो पता नहीं कैसे बनाना है, तो आप एक जनरल बना लोगे, एक वेक्टर a बना लिया, एक वेक्टर b बना लिया, और फिर आपने दोनों का रिजल्टेंट बना दिया कौन, c, तो आपने c बना दिया। ये बनने के बाद आपको रियलाइज होगा कि चलो एक ट्राइंगल तो तैयार हो चुका है, लेकिन इस ट्राइंगल में a, b और c बराबर हैं, यानी कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं।
तो आपको अपने ट्राइंगल को मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपने ट्राइंगल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और कैसे बनाना पड़ेगा, उसको थोड़ा और खूबसूरती से ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि क्या आ जाए, वो आ जाए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाए। क्या आ जाए, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाए कुछ इस प्रकार से। क्या बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? मैं क्या कह रहा हूं, क्या ये आपको क्लियर है? ठीक है, तो आपको इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा और आपको ये मिलेगा फिगर। ठीक है, और जब ऐसा होता है, व्हेनेवर दिस हैपेंस, आपको क्या ध्यान रखना है कि अब एंगल इनके बीच के आपको ऑलरेडी पता चल जाएंगे, 60 60 60। तो अगर मैं सवाल में पूछ लूं व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी? जल्दी बताओ, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है? टेल मी क्विकली, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? चलिए एंगल बताइए ए एंड बी के बीच का कितना हो रहा है? नो नो नो, वो सारे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं जो आंसर कह रहे हैं 60 डिग्री। आंसर होगा एक्चुअली में 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री आंसर होगा, 120 डिग्री। अगर एक वेक्टर ये है ए, एक वेक्टर ये है बी, और ये एंगल आपको दिया हुआ है 60, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर विल नॉट बी 60 डिग्री, क्योंकि आपको तरीका बताया था कि टेल ऑन टेल रख के चेक करना पड़ेगा। ए को आगे खिसकाओगे तो ये वाला एंगल आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा, दैट इज 120 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, इसका एक और तरीका बता सकता हूं मैं, एक और तरीका बता सकता हूं कि भाई अगर समझो बात को, इसको ऐसे समझ लो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर दिया हुआ है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। यानी कि आप एक क्लोज ट्राइंगल बनाओ, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये वाला हो जाएगा माइनस सी वेक्टर। क्यों? क्योंकि सी तो इस तरफ था, तो माइनस सी ऐसा बनेगा। और मजे की बात क्या है, तीनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि सी और माइनस सी का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। यानी कि दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, यानी कि ये तीन वेक्टर मिलके नेट रिजल्टेंट क्या दे रहे हैं? 0 दे रहे हैं। यानी कि अगर हम इन तीन वेक्टर को रीड्रॉ कर लें, है ना, तो इनके बीच में सेम एंगल बनना चाहिए। थोड़ी देर पहले यही सिखाया था मैंने। तो ये वाला आपका बन गया ए वेक्टर, ये वाला बन गया आपका बी वेक्टर, और ये वाला बन गया आपका माइनस सी वेक्टर। ठीक है, तो आपको क्लियरली दिखना चाहिए कि एक एंगल, अब मतलब अब देखो 3 थीटा इज इक्वल टू वॉट? 120 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू वॉट, सॉरी 3 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये अलग मतलब एक और थॉट प्रोसेस हो सकता है सोचने का, जस्ट अ पॉइंट। ठीक है, जस्ट अ पॉइंट। वाह यार, अपन एक नई टर्मिनोलॉजी निकाल दी, जस्ट अ पॉइंट। इसका नाम रख देंगे अपन जैप। ठीक है, जस्ट अ पॉइंट। आप ऐसे भी सोच सकते हो और आप ऐसे भी सोच सकते हो। चलिए अब इस सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है? अगर सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। ठीक है, और इज अगेन अ यूनिट वेक्टर, मतलब 2 का सम जो आ रहा है वो भी यूनिट वेक्टर है, मतलब तीनों साइड क्या हो गए? बराबर। यानी कि कुछ ऐसा बनेगा, एक यूनिट वेक्टर, दूसरा यूनिट वेक्टर, और ये जो सम आएगा इन दोनों का वो भी एक यूनिट वेक्टर है। यानी कि ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? तो द डिफरेंस
द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बताना है। चलिए भाई, अब डिफरेंस बताना है, तो अब इनके बीच का एंगल तो पता चल ही गया है। इनके बीच का एंगल कितना था भाई, जिनको आप जोड़ रहे थे 120 डिग्री। तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, तो लेट्स से यूनिट वेक्टर था ए कैप, दूसरा था बी कैप, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताना है, तो अंडर रूट ऑफ ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 2। अब डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस तो यहां आ जाएगा -2 × 1 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम कितना है, 120। सॉल्व करो, कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 2, 1 + 1 2 -2 cos 120 इज व्हाट, -1/2। तो आ गया कितना, √3 आ गया, √3। दिस इज द आंसर। सर ऐसा क्यों हुआ कि जोड़ने पे 1 आ रहा था और घटाने पे √3 आ गया? क्योंकि मैंने ये बात कल भी बताई थी, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि अगर वेक्टर के बीच में एंगल ज्यादा है, एंगल ज्यादा है तो हो सकता है जोड़ने पे कम आ जाए, ठीक है। ये आपका ए कैप था, ये आपका बी कैप था, इसीलिए ए कैप प्लस बी कैप को जोड़ के जो मैग्नीट्यूड आया दैट वाज ओनली 1, एंड ए कैप माइनस बी कैप करने से जो मैग्नीट्यूड आया दैट इज √3। और मैं आपको डायग्राम में भी प्रूफ कर सकता हूं। अगर ऐसा डायग्राम था तो पैरेललोग्राम ऐसा बनेगा कुछ, और आप देखो पैरेललोग्राम बनाने के बाद ये वाली चीज रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली चीज रिप्रेजेंट करेगी ए कैप प्लस बी कैप को, और आपका ए कैप माइनस बी कैप, ए कैप माइनस बी कैप ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आपको क्लियरली लेंथ में दिख रहा होगा कि ये ए कैप माइनस बी कैप इज मोर लेंथियर देन ए कैप प्लस बी कैप। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, मैं आपके लिए ये हेक्सागन बना देता हूं और इसका आंसर मेरे को एकदम तुरंत झटके में चाहिए। 1 2 3 4 5 6 सेम प्रॉब्लम कल कराई थी। यह है ए, यह है बी, यह है सी, यह है डी, यह है ई और यह है एफ, ठीक है। और ओ, अच्छा यार इसके अंदर ओ नहीं दिया क्या, लिखा हुआ ओ इज अ सेंटर, लिखा हुआ है भाई, ऐसी बात नहीं है, ओ इज अ सेंटर। चलो जल्दी सॉल्व करो भाई, इसको जल्दी सॉल्व करो, सॉल्व दिस ASAP, सॉल्व दिस ASAP। तो वही करना है, AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF। ऐसा ही सवाल कल मेंस वाला कराया था। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, हम क्या लिख सकते हैं, हम AB को तो लिख सकते हैं AO प्लस OB, हम AC को लिख सकते हैं, हम AC को लिख सकते हैं AO प्लस OC, हम AD को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AO, हम AE को लिख सकते हैं, AE को लिख सकते हैं AO प्लस OE, AO प्लस OE, हम AF को लिख सकते हैं AO प्लस OF, AO प्लस OF, ठीक है। अब इन सबको ऐड करना है, जो ये सारे लिखे हैं ना ग्रीन वाले, सबको ऐड करना है। बट मजे की बात क्या है, OB के अपोजिट में है OE, तो OB से कटेगा OE, OC के अपोजिट में है OF, OC से कटेगा OF। अब क्या बचा, AO 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 एंड 2 AO, टोटल 6 AO आंसर आ जाएगा भाई। ये एक पॉइंट था जो कल कई बच्चों को समझ नहीं आया था। अभी कितना टाइम हो रहा है, टाइम है ना अपने पास अभी, चलो ठीक है, कोशिश करते हैं खत्म हो जाएगा। ये वाला पॉइंट कल कई बच्चों को समझ नहीं आया, उन्होंने मुझे बाद में भी पूछा, ठीक है। डायग्राम थोड़ा हल्का बना हुआ है, मैं इसको रीड्रॉ कर दे रहा हूं। मान लेते हैं ये वेक्टर जो दिया हुआ है और ये वेक्टर जो दिया हुआ है,
आपको पूरी फील दिला रहा हूं, थोड़ा सा वेट करो बस, पूरी फील आएगी अभी। हटाओ यार, फिर से बना लेते हैं यार, क्या मतलब। ये दो वेक्टर हैं, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और पैरेललोग्राम लॉ भी बना के दिखा दिया मैंने आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और यहां बीच में बना हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर। ये बीच में बना हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है? अब अगर मैं बोल रहा हूं ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, ठीक है। तो कल मैंने एक बात बोली थी कि भाई, अब इसमें कई बच्चों ने कोई डाउट भी पूछे, मुझे समझ में आ रहा है कि वो डाउट जेन्युइन है, तो मैं आंसर कर रहा हूं उनको। देखो यहां पे आप, एक बोल रहा सर आप प्रैक्टिकली क्यों नहीं कराते, क्या करें, डंडा वंडा ले आए कि बैट वैट ले आए, क्या करें, हैं? मौज करने आए हो, सीखने आए हो? ध्यान, फिर वही बात, तुमको जादूगरी देखनी है, यहाँ हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तुम बैठे हो अरे वाह मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, ये करने बैठे हो। क्या चाह रहे हो भाई? सब्जेक्ट है, आज तो हम बल्ला ला देंगे या आज तो हम डंडा ला देंगे, क्या हो जाएगा उससे? प्रैक्टिकली कैसे कराएंगे बताओ? आज हमने डंडा ला दिया और उस डंडे से मान लो हमने कुछ तुम्हें दिखा भी दिया, तो क्या हम तुम्हें पूरी फिजिक्स उस डंडे पे नचाते रहेंगे क्या? हैं भाई? कैसे होगा बताओ, खुद ही बताओ कैसे होगा? ये सब भाई हमसे कर्तव्य की उम्मीद मत करो, कर्तव्य नहीं करते हैं, कांड करते हैं सीधे। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन तुम भी कांड करोगे, सुंदर कांड, ठीक है, बहुत बड़ा। हमसे ये जादूगरी की उम्मीद मत रखो भाई, जादूगर नहीं है। इधर आओ, ध्यान से देख लो, समझ लो, फिजिक्स को हलवा मत समझो कि हम तुम्हें बस दिखा दें कुछ करके। भाई साहब, जो समझा रहे हैं ना, एकदम खून पसीने की कमाई है, जो सीखा है, सिखा रहे हैं तुमको, सीख लो। यहाँ पे ये सब वो शो देखने मत आया करो, यहाँ पे सीखने आया करो, प्रैक्टिकली नहीं कराते। अरे यार भाई, ये लोग पूरे ईमानदारी की एकदम मतलब हालत, दिमाग खराब कर दे रहे मेरा यार। दिल तोड़ देते हो भाई तुम लोग। डरा रहे हो, क्या डरा रहे हो भाई? फिजिक्स को हलवा समझा क्या तुमने? हैं, मतलब फिजिक्स को तुमने ऐसे समझा हुआ है भाई? अभी हम एक एक करके कॉन्सेप्ट के मोती तुम्हारे दिमाग में पिरो रहे हैं, लेकिन तुम्हें देखना ये देखो रोटेशन हो रहा है, ये देखना तुमको। अरे देख लो, फिर देख लो सवाल करेगा कौन? टॉपर करके ले जाएगा सवाल, जिसकी रैंक आएगी वो कर ले जाएगा। और तुम, नाम नहीं लूंगा, चले जाना इधर उधर औने पौने कॉलेज में, वहां दिखाना हमारे एक सर थे गुरुजी, वो ऐसे रोटेशन बताते थे। क्या रोटेशन बताया उन्होंने, वाह मजा आ गया भाई, वाह 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 वाह। भाई जोकर नहीं हूं मैं, टीचर हूं। जोकर मत समझना मुझको, पढ़ाने आता हूं, पढ़ाऊंगा। जो तेरे लिए काम का है वो बता रहा हूं भाई, ऐसी रैंक नहीं आ जाती है। ऑनलाइन की क्लास देख समझ रहा हो ना अगर इस चीज को, तो मत समझ, क्योंकि मैं ऑनलाइन वाली फील्ड में नहीं पढ़ा रहा कि मैं नाचूं और तू ताली बजाए। मैं वो नहीं हूं भाई। दिल से जो आता है पूरा निचोड़ के तेरी कॉपी तक उतारवा रहा हूं, सब कुछ तेरे कॉपी तक पहुंचा रहा हूं भाई, वो सीख। चलो ये देखो भाई, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। मैंने कल एक बात बोली, मैंने ये बोला कि भाई ये वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है ना भाई, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों जुड़ के ये बनाएंगे। ठीक है, बनाएंगे सर, कोई बात नहीं, बनाएंगे। तो हम क्या करें, हम ये सोच लें कि अगर ये दोनों मिलके ऐसा बना रहे हैं, तो एक लाइन सोचो, एक लाइन इमेजिन करो। दिस लाइन
ना, या ये डॉटेड बनी हुई है, चलने देते हैं इसको। अगर ये रिजल्टेंट है, अगर ये रिजल्टेंट है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब पता है क्या है? कि अगर इमेजिन करो ए और बी फोर्स होते, इमेजिन करो ए और बी अगर फोर्स होते और इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आता, तो यहां रखी हुई कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में भागती। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा था, लेट से कोई ऑब्जेक्ट ओ रखा था, वो मान लीजिए इनिशियली रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे था, तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा, बॉडी उधर भाग जाएगी, तो उधर चली जाती वो। ठीक है, अब क्या करना है? ये वाला एंगल बना रहा है अल्फा आर से, तो इस ए के दो कंपोनेंट होंगे। ध्यान से देखना इस बात को, इस बात को बहुत ध्यान से देखना। ए का मैंने कंपोनेंट बनाया, ए का मैंने कंपोनेंट बनाया, ये वाला, ये वाइट वाला, इसका नाम हो गया क्या? ए कॉस अल्फा। ठीक है, अब वैसे ही ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा ए का? ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन अल्फा, है ना, अल्फा के सामने वाला, बट हम उधर ना बना के इधर बना रहे हैं, इधर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या? ए साइन अल्फा। ठीक है भाई, दो कंपोनेंट होगा इस वेक्टर के, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो कंपोनेंट आ गए, कोई दिक्कत नहीं, एक कॉस अल्फा आ गया, एक साइन अल्फा आ गया। ठीक है, अब देख, बहुत ध्यान से देख इस बात को। अगर तू मेरी थोड़ी बात समझ जाए, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करना, और ये ब्लू वाला जो है ना, ये ब्लू वाला जो है ना, देखो यहां दिख रहा है जो ब्लू वाला, ये पता क्या हो जाएगा? ये ब्लू वाला हो जाएगा तेरा बी कॉस ऑफ बीटा। ठीक है, बी कॉस ऑफ बीटा हो जाएगा ये। ठीक है, और इधर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा बी साइन ऑफ बीटा, बी साइन ऑफ बीटा। तो चमत्कार देखना चाह रहा है? देख चमत्कार, इस वेक्टर को उठा के मैं आगे लगा दूं व्हाइट वाले के, देख एकदम पिंक वाले के बराबर हो रहा है, एकदम पिंक वाले के बराबर हो रहा है, देख चमत्कार। ठीक है, जादू देखना था ना, ये जादू होता है कॉन्सेप्ट का। इसका मतलब ए का कंपोनेंट और बी का कंपोनेंट, मतलब ये बी का कंपोनेंट जो रिजल्टेंट के तरफ है और ए का कंपोनेंट जो रिजल्टेंट के तरफ है, दोनों ऐड होकर रिजल्टेंट बना देंगे। ठीक है भाई, बन गया रिजल्टेंट। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं भाई? इन दोनों फोर्स को आपस में कट भिड़ के मर जाना चाहिए, क्योंकि बॉल इधर जा नहीं रही, बॉल इधर जा नहीं रही। ये दो फोर्स जो हैं वो रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उनको कैंसिल होना पड़ेगा। तो ए कॉस अल्फा को बी साइन बीटा से बराबर होना पड़ेगा, तभी वो कैंसिल हो पाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को आपस में कैंसिल होना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि भैया नेट फोर्स इधर ही आ रहा है। एक कह रहा है इतना मेसी, रुक तेरे को रोनाल्डो बनाता हूं बेटा, अभी रुक। एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, एक वेक्टर बी, ठीक है, और ये रहा रिजल्टेंट, ये रहा रिजल्टेंट। ठीक है, इधर से परपेंडिकुलर डालेगा, ये वाला आएगा, ये एंगल बीटा है, तो ये आ जाएगा बी कॉस बीटा। ठीक है, येलो वाले से परपेंडिकुलर डालेगा, तो ये वाला वेक्टर आएगा ए, ये एंगल अल्फा है, तो ये आ जाएगा ए कॉस अल्फा। ठीक है, और ये रही परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन, तो इधर इसका कंपोनेंट क्या आएगा? ए साइन अल्फा, और इधर इसका कंपोनेंट क्या आएगा? बी साइन अल्फा, बीटा, सॉरी, बी साइन बीटा। तो अगर रिजल्टेंट यहां इस डायरेक्शन में है, इफ दिस इज द रिजल्टेंट, मतलब नेट फोर्स इधर जाना चाहिए, तो रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर कोई बचना नहीं चाहिए, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होने चाहिए। यानी कि ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा, एंड रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा ना मेरी जान, दैट विल बी ए कॉस अल्फा प्लस बी
कॉस बीटा। ये भी याद रख, ये दोनों बातें याद रख, ये दोनों बातें याद रख भाई। ठीक है, ये दूसरी बात यहां पे नहीं लिखी थी, लिख देता हूं कि मैंने तेरे को दिखा दिया है जोड़ के कि ए कॉस अल्फा और बी कॉस बीटा मिलके आर बनाते हैं, इसीलिए लिख सकता हूं आर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज वो ए कॉस अल्फा प्लस बी कॉस बीटा। क्लियर है? चलिए, लेकिन मैंने क्या बोलूं, मैं आपको क्या बोलूं, तुम लोग इतना मूड खराब करते हो ना। ये जो मैंने अभी कहानी यहां पिरोई थी, जो मैंने कहानी यहां बनाई थी अभी, ये जो मैंने अभी कहानी बनाई थी है ना, ये ए वेक्टर था और ये जो बी वेक्टर था है ना, ये बी वेक्टर था। और अभी तुम लोग को अभी रियलाइज होगा धीरे धीरे कि तुम लोग क्या कर रहे हो। ये और देखो, अभी जो मैंने पूरी कहानी पिरोई थी यहां पे, वो कुछ इस प्रकार से थी। ये रिजल्टेंट था, ठीक है, ये रिजल्टेंट था और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन थी यहां पे, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन थी। ठीक है, ये है ए वेक्टर आपका, ये है आपका लेट से बी वेक्टर और ये आपका है रिजल्टेंट वेक्टर, लेट्स कॉल इट एज आर। ठीक है भाई, ये आपको एंगल दे रखा था अल्फा, ये आपको एंगल दे रखा था भाई बीटा। ठीक है, और ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर थी। ठीक है, ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर थी, ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर थी। अब भाई जो मैं बताने वाला था, जो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात थी और जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को गलत पता होती है, मिसकॉन्सेप्शन होता है, वो मैं सोच रहा हूं ना ही बताऊं। ये मिसकॉन्सेप्शन जो होता है ये मैं ना ही बताऊं, क्योंकि तुम लोग समझने के लायक ही नहीं लग रहे मुझे। तुम्हें जब इतनी सी छोटी छोटी बातें ही समझ नहीं आ रही तो मिसकंसेप्शन तुम्हारा तो मैं क्या दूर करूंगा। अभी मैं कुछ बता दूंगा तो तुम लोग के ऊपर से निकल जाएगा। इतना प्यारा मिसकंसेप्शन होता है इसके अंदर, अच्छे अच्छे लोग गलत कर देते हैं। तुम जाके अपने स्कूल में किसी से भी पूछ लेना, वो गलत ही बताएगा तुमको। मिसकंसेप्शन क्या होता है सुन लो, मिसकंसेप्शन क्या होता है सुन लो। कल मुझे एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा, उसने बोला, बहुत ध्यान से सुनना, उसने बोला गुरुजी, उसके लिए मैं एक नया पेज लेता हूं ताकि फाइनली मैं आके यहां पे आपका कंसेप्शन क्लियर बनाऊंगा। अभी मिसकंसेप्शन देखो, बच्चा क्या करता है, बच्चा ये सोचता है सर ए और ये बी, गुरुजी ये ऐड होके बन गए क्या आर। चलिए बन गए गुरुजी, ये है अल्फा, ये है बीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, यहां तक क्लियर है। अब आपको यह भी क्लियर हो गया होगा कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यह भी क्लियर हो गया होगा, यह भी क्लियर हो गया होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी कि तुम यह भी मान गए हो कि ए और बी क्या हैं, कॉम्पोनेंट्स हैं, कॉम्पोनेंट्स हैं। ए और बी क्या हैं, कॉम्पोनेंट्स हैं। ठीक है गुरुजी, ये भी मान गए, आपने कहा तो ये भी मान गए। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं अगर हमें आर पता है, हमें अल्फा पता है। देखो क्या करते हैं, मिसकंसेप्शन क्या है, अगर आर कॉमा अल्फा कॉमा बीटा पता है, ठीक है, लेट्स से आर गिवन है ना, इफ, इसको मैं
ऐसे लिख देता हूं, इफ आर अल्फा एंड बीटा गिवन, फाइंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, दूसरा फाइंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये है सवाल। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ बच्चे बहुत कलाकार होते हैं, वो क्या होता है, या कुछ बच्चे क्या, कई लोगों को ये कॉमन डाउट होता है, वो क्या करते हैं, हाँ गुरुजी आपने बताया था आर के ए और बी कंपोनेंट हैं, और आपने तो ये भी बताया था कि अगर एंगल दिया हो तो कंपोनेंट निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, हम लिख देंगे सीधे, ए का मैग्नीट्यूड हो गया आर कॉस अल्फा, और बी का मैग्नीट्यूड हो गया आर बी के साथ कितना बना रहा है, बीटा, तो आर का कंपोनेंट बी पे निकाल लेंगे, वो हो जाएगा आर कॉस बीटा। और सर ये आ गया आंसर। ये ब्लंडर है, ब्लंडर, ये है ब्लंडर, बहुत बड़ा ब्लंडर है, दिस इज ब्लंडर। ठीक है, दिस इज ब्लंडर भाई, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। अब सही क्या है और ये ब्लंडर क्यों है, एक बताता हूं, तब बात समझो बात को। ब्लंडर इसलिए है क्योंकि हमको हमेशा आदत होती है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने की, निकालने की। अगर एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी जो कि ऑलरेडी 90 डिग्री पे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आता है, रिजल्टेंट ऐसा। ठीक है भाई, ऐसा आता है। और हम अगर इसको यहां पे अल्फा बोल दें, इसको यहां बीटा बोल दें, तो एक्चुअली ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आर कॉस अल्फा ही होगा, और बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आर कॉस बीटा ही होगा। ये दोनों सही हैं, ठीक है, ये दोनों सही हैं। यहां क्यों सही हो गए, क्योंकि बेटा मैंने आपको जब भी सिखाया, मैंने आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना सिखाया, मैंने जब भी सिखाया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना सिखाया, जो कि मेजॉरिटी लोगों को यही वाला कंपोनेंट निकालना आता है। जो मैंने अभी सवाल लिया है, मैं आपको एक लेवल एक्स्ट्रा सिखाने जा रहा हूं कि जब दो वेक्टर किसी एंगल पे होते हैं, 90 पे नहीं, किसी एंगल पे होते हैं, तो और वो एक रिजल्टेंट बनाते हैं, तो उस रिजल्टेंट का डायरेक्टली ऐसे कंपोनेंट नहीं लिया जाता। ये तरीका गलत है, दिस इज ब्लंडर। जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 होता है, तब आप ये आर का कंपोनेंट ले सकते हो। ऐसा क्यों गुरुजी? बेटा देख, कंपोनेंट लेने का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। तो जब मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना बेटा, तो वो पूरा ए के बराबर आ रहा था। जब मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना बेटा, तो वो पूरा बी के बराबर आ रहा था बेटा। इसीलिए ये वाला लिखना करेक्ट है, इसीलिए ये करना करेक्ट है। लेकिन मेरी जान, यहां पे वो करना गलत है। क्यों गलत है गुरुजी? देख बेटा, फील ले इस बात की पूरी फील लेना मेरी जान, जरा सी भी फील मत छोड़ना, और बात को समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर तू यहां से आर से परपेंडिकुलर गिराएगा, तो देख यहां गिरेगा, ऐसे गिरेगा परपेंडिकुलर, इस लाइन पे गिरेगा परपेंडिकुलर। ठीक है, जब तू आर से परपेंडिकुलर गिराएगा अलोंग द बी, तो वो यहां कहीं गिरेगा जाके ऐसे। तो तू खुद ही बता, ये होना चाहिए क्या तेरा, ये होना चाहिए तेरा आर कॉस बीटा, ये होना चाहिए तेरा आर कॉस बीटा। बट तेरा जो ये बी का कंपोनेंट है या बी वेक्टर जो है, वो तो खाली इतना बड़ा है। अब तू खुद सोच के बता, क्या बी आर कॉस बीटा के बराबर होगा क्या बी आर कॉस बीटा के बराबर होगा क्या? खुद सोच के बता, क्या बी आर कॉस बीटा के बराबर होगा क्या? दूसरी तरफ देख, यहां से तू परपेंडिकुलर गिराएगा तो वो यहां पहुंचेगा। तो मैं कह रहा हूं तुझे ये पूरी लाइन विल बी इक्वल टू आर कॉस अल्फा। लेकिन मेरा ए तो सिर्फ यहीं तक है ना, ए तो सिर्फ यहीं तक है, तो हाउ कैन ए विल बिकम आर कॉस अल्फा? क्लियर है क्या? तो इसीलिए अब वापस आता हूं इस कॉन्सेप्ट पे
और एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं फिर से, जो अभी समझा दी है याद रखना है, ठीक है? क्या याद रखना है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है? ए एंड बी आर कॉम्पोनेंट्स, ट्रू है ये बात, कॉम्पोनेंट्स हैं, बट नॉट रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, बट नॉट रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, ठीक है? ये कंपोनेंट हैं बट रेक्टेंगुलर नहीं है। इसीलिए याद रखना, अगर कोई ये पूछ ले, अगर आर अल्फा बीटा दे के कोई पूछ ले कि भैया क्या बी का मैग्नीट्यूड आर कॉस बीटा होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा आएगा आर कॉस बीटा, ये पूरा आएगा आर कॉस बीटा। तो गुरुजी कैसे निकालेंगे? बेटा अगर तेरे को इसको निकालना है तो उसके लिए अपन अगली क्लास का टाइम लगेगा अपने को। अभी के लिए खाली इतना समझ ले कि आर कॉस अल्फा करके ए नहीं निकलेगा, क्योंकि आर कॉस अल्फा के लिए ये लाइन यहां पे आएगी और ये पूरा होगा आर कॉस अल्फा। देख ध्यान से, दिस इज योर आर कॉस अल्फा विच इज नॉट इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है? बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार बेटा, इसी प्रकार मेरी जान, इसी प्रकार यहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे, ठीक है? इसी प्रकार यहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे, ठीक है? और ये देख, इस लाइन को मैं थोड़ा आगे खींच लेता हूं, इस लाइन को मैं थोड़ा आगे खींच लेता हूं, ठीक है? थोड़ा टेढ़ी बन गई क्या? ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला पूरा, दैट इज योर आर कॉस बीटा, ठीक है? विच इज, या और ऐसे लिख देता हूं प्रॉपर, दिस इज योर आर कॉस बीटा नॉट इक्वल टू बी, ठीक है ना? क्योंकि बी कहां तक है? बी सिर्फ यहीं तक है, बी सिर्फ यहीं तक है। क्लियर है? तो कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, बी को लिख देंगे आर कॉस बीटा, ए को लिख देंगे आर कॉस अल्फा, ठीक है? तो क्या क्या सीखे तुम? क्या क्या सीखे कि ए इज नॉट इक्वल टू आर कॉस अल्फा, बी इज नॉट इक्वल टू आर कॉस बीटा, ठीक है? बट आर इज एक्चुअली इक्वल टू ए कॉस अल्फा प्लस बी कॉस बीटा, ठीक है? ये 3 पॉइंट याद रखना। एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, यानी कि ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा। जितना मैंने बता दिया क्या ये क्लियर है? जितना मैंने बता दिया क्या ये क्लियर है? इसका मतलब हर बार कंपोनेंट लेने का तरीका आर कॉस अल्फा आर कॉस बीटा करना नहीं है। अगर आप कभी भी आर कॉस अल्फा करके कंपोनेंट निकाल रहे हो तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आएगा। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है? क्या ये सारी बातें क्लियर हैं? चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन मैंने कल क्लास में ऑलरेडी करा दिया था, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना? सेम क्वेश्चन। अब एक बार फिर से ट्राई करना, आपको बन जाएगा ये क्वेश्चन। फिर से ट्राई करना इसको। यहां से अपन कल अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज तक यहां तक ही है बस, ठीक है ना? टिल हियर। ठीक है, अब लगभग हमारा एडिशन पूरा हो चुका है। आज एक डीपीपी जाएगी, प्लीज सॉल्व दैट डीपीपी, प्लीज सॉल्व दैट डीपीपी। और इस बार सैटरडे को जो डाउट सेशन होगा, सैटरडे डाउट सेशन जो होगा उसमें बेसिकली मैं मॉड्यूल के डाउट लूंगा। तो जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें कोशिश करिए वो वेक्टर के मॉड्यूल के आप डाउट भेजिए, वेक्टर के मॉड्यूल के डाउट भेजिए। और अभी तक मॉड्यूल में कितना सॉल्व करना था हमें? एक्सरसाइज 1 का
पार्ट 1 या जो भी कह लो, ए करना है, बी करना है और सी करना है, ठीक है। ये करना था। ये कब डिस्कस होगा? सैटरडे के डाउट क्लास में डिस्कस होगा भाई, ठीक है। और आज की डीपीपी करनी है, आज डीपीपी अपलोड हो जाएगी, नंबर देख लेना 17 होगा शायद। आज डीपीपी करनी है, ठीक है, आज करनी है। क्लियर? चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर भाई, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो भाई। और एक बात और, थोड़ा यार प्यार की बहुत कमी हो रही है। तुम लोग को इतने दिल से पढ़ा रहे हैं, खून तो तुम बराबर का चूस रहे हो, और प्यार में भाई बिल्कुल कमी हो रही है। मुझे ये फीडबैक ही नहीं मिल रहा कि भैया आप जो बता रहे हो वो हमको आ रहा है, और आप चिंता ना